नमस्कार दोस्तों। सोशोलॉजी की श्रृंखला में आज उत्तर प्रदेश पीजीटी जो कि हाल ही में परीक्षा उसकी होना है, उसके लिए थिंकर हैं अरविंद घोष के बारे में बात करते हैं। उसमें सिलेबस में शामिल है। चलिए अरविंद घोष के बारे में देखते हैं क्या है अरविंद घोष के बारे में। सबसे पहला, अरविंद घोष भारतीय विचारक हैं और इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या हैं। अरविंद घोष ये सामाजिक विचारक हैं, समाजशास्त्री नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है, ये क्या है, सामाजिक विचारक है, समाजशास्त्री नहीं है अरविंद घोष। और यह एक दार्शनिक भी है, ठीक है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बुकें लिखी गई हैं। भारत बाढ़ में विद्या परिप्रेक्ष्य, आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टेड, ठीक है। इनकी देखिए किताबें क्या क्या है इनकी है। क्या है, सबसे पहले है दी प्रमुख पुस्तक क्या है, दी लाइफ डिवाइन 1919 में लिखी गई अरविंद घोष की। दूसरा है सावित्री 1940, द ह्यूमन साइकिल 1949, इसको हम हिंदी में मानवीय चक्र बोलते हैं या मानव चक्र बोलते हैं। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, गीता प्रबंध है आपका 1922, द सीक्रेट ऑफ वेदास, लेटर्स ऑन योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्स, इंडियाज रिवर्स, द माइंड ऑफ लाइट, मस्तिष्क का प्रकाश, इसको हिंदी में कहते हैं फ्यूचर पॉवर्टी 1953 में। थोड़ा सा क्रम से दिया गया है। दी लाइफ डिवाइन 1919, गीता प्रबंध 1922, सावित्री 1940, आपका द साइंटिफिक ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949, फ्यूचर पॉवर्टी 1953, इंद्र प्रकाश 1893, ठीक है। चलिए देखिए, इन्होंने लेख भी लिखे हैं। भवानी मंदिर हिंदू प्रकाश में लिखा है, जिसका शीर्षक था द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। श्री अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। उनका मानना था कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानव की सेवा करते हुए अपने मानव की अति मानस सुपर माइंड तथा स्वयं को अति मानव सुपरमैन में परिवर्तित कर सकता है। कौन? सुपर माइंड और सुपरमैन। सुपर माइंड को क्या कहते हैं? अति मानस, और सुपरमैन को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है। यह शिक्षा द्वारा संभव है। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, अरविंद का शिक्षा दर्शन हमें यही दिशा निर्देश देता है कि आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागृति की नितांत आवश्यकता है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब भाग लिया? 1917 में, यानी चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, ठीक है। अरविंद ने 1905 से 1910 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1910 में स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक कर लिया। विश्व राज की संकल्पना की अवधारणा किसने दी है? अरविंदो ने। बहुत आ जाता है जी क्वेश्चन, कई बार आया कि विश्व राज की अवधारणा किसने दी है? अरविंदो ने। विश्व राज शक्ति का एक ऐसा केंद्रीय संगठन है जो राष्ट्रों को एकीभूत संकल्प का प्रतिनिधित्व करेगा। ये अरविंदो का कोटेशन है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। आगे आपका सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है, अरविंदो कहते हैं। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्ष धरते, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता है। श्री अरविंदो का दर्शन शास्त्र अध्यात्मवाद व भौतिकतावाद का अनूठा संगम कहा जाता है। अर्थात ये भारत के संन्यासवादी अध्यात्म तथा पश्चिमी जगत के लौकिकवादी भौतिकतावादी जैसे परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय देखने को मिलता है। इन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत स्वीकार किया है अरविंदो ने। आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत अरविंदो ने, बहुत आया है क्वेश्चन जी, आपको निश्चित पीजीटी में कई बार आ चुका है कि आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत अरविंदो ने दिया है। आध्यात्मिक नियतिवाद क्या है? अध्यात्मवाद व भौतिकवाद यानी लौकिकवाद का समन्वय है, यानी त्याग व भोग का समन्वय ही आध्यात्मिक नियतवाद है। आगे हम देखते हैं, आगे है श्री अरविंदो का दर्शन क्या है? अध्यात्मवाद भौतिकवाद का समन्वय।
चलिए, श्री अरविंदो ने स्वयं भी लिखा है कि उनका दर्शन साथ भारतीय व पाश्चात्य विचारधारा का समन्वय है और इसके लिए उन्होंने भारत की संन्यासवादी अध्यात्मवाद व पश्चिमी जगत की लौकिकवादी भौतिकवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय किया है। भारत में अध्यात्मवाद के क्षेत्र में वैदिक आर्य ऋषि मुनियों बुद्ध की शिक्षाओं आदि का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए परिवर्तित काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में संसार को त्यागने पर अत्यधिक बल दिया गया है और भारत में यह अवधारणा विकसित हो चली है कि लौकिक जगत क्षणभंगुर और मिथ्या है, अतः सबसे ये सर्वदा दूर ही रहना उचित है। आगे हम देखते हैं, और वैराग्य में ही मुक्ति है। इसी विचारधारा का दर्शन में व्यवहारिक व प्राकृतिक जीवन में बहुत दूर हटाकर वास्तविक जीवन में संघर्ष में दुर्बल बना दिया है। इस प्रकार हम जीवन के शुद्ध लौकिक क्षेत्र में भारत संसार के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में सफल ना हो सका। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का ही अहित हुआ और दोनों की ही रचनात्मक प्रवृत्ति रुक सी गई। इस प्रकार यूरोप में भौतिकतावाद अपने चरम पर था, जहाँ सर्वत्र वातावरण पर विज्ञान और समाज की बौद्धिक आधार पर संगठित करने की दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्या है। वैज्ञानिक बुद्धिवाद ने प्रकृति तथा मानवीय जीवन व समाज के संबंध में हमारे ज्ञान व भंडार को बहुत प्रभावित किया है तथा हमारी सृजनात्मक शक्ति में मूल वृद्धि हुई है तथा लोकतंत्र, समाजवाद, समानता व मानवतावाद के आदर्शों को स्थापित किया है। इतना सब होने पर भी आत्मा और परमात्मा की वास्तविकताओं को पश्चिमी जगत में नहीं समझा जा सकता और न ही समग्र संसार को निमित्त व संचालित करने वाली ईश्वरीय शक्ति के रूप में रहस्य में खोल सके। श्री अरविंदो का विचार था कि भारत तथा यूरोप दोनों ही अति की ओर चले गए हैं। जहां भारत अध्यात्म की सीमा पर तो वहीं यूरोपीय देश लौकिकवाद और भौतिकवाद में उच्चतम शिखर पर था। अपने चरम रूप में न तो अध्यात्मवाद व्यवहारिक है और न ही भौतिकवाद अंतिम आदर्श, अतः दोनों समन्वय न केवल आवश्यक है अपितु उपयोगी भी है। ऐसा हो जाने पर, दोनों के मध्य समन्वय हो जाने पर केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु समस्त संसार के लिए कल्याणकारी व क्रांतिकारी होगा। श्री अरविंद के अनुसार परम सत्य एक आध्यात्मिक तथ्य है। यह केवल अविचल, अलक्ष्य, अनुभवशील व अपरिवर्तनशील सत्ता नहीं है, अपितु उसमें गतिशीलता, उद्विकास तथा एक से अधिक अनेक परिवर्तित होने वाले गुण भी मौजूद रहते हैं। अतः विविधता भी उतनी ही वास्तविकता है जितनी की एकता यह है। उसी प्रकार जैसे एक परमात्मा सत्य वास्तविक है तो असंख्य मनुष्यों में बिखरे हुए उसी परमात्मा का प्रकाश आत्मा भी सत्य वास्तविक है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ उसी परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यह दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ भी आवरण युक्त आत्मा ही है। ब्रह्मांड के विकास हेतु आत्मा अपनी चेतना को स्वतः ही समाप्त व सीमित करके अचेतना रूप धारण कर लेता है और उस अचेतना से ही विकास क्रम आरंभ होता है और उत्तरोत्तर दृश्य जीवन तथा मन का विकास होता है। इस प्रकार अरविंद ने अपनी विचारधारा में आत्मा और द्रव्य भौतिक दुनिया के बीच अंतर को मिटाकर उन्हें समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, अर्थात पदार्थ में निहित ब्रह्म शक्ति की वास्तविकता को उसी प्रकार समझाया गया जिस प्रकार आत्मा में निहित सत्य का साक्षात्कार होता है। आगे देखते हैं इतिहास तथा संस्कृति संबंधी विचार में अरविंदो क्या कहते हैं। एक आध्यात्मिक विचारक के रूप में श्री अरविंदो ने इतिहास के क्रम विकास में आध्यात्मिक नियतिवाद सिद्धांत को स्वीकार किया है, जैसे प्रभु की इच्छा। अरविंदो का विचार था कि जो देश के इतिहास में जो घटना चक्र एक के बाद एक दूसरा घटित होता रहता है उसके मूल में ईश्वर की शक्तियां काम कर रही होती हैं। अपने इस तर्क की पुष्टि में दो ऐतिहासिक उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, बंगाल का राष्ट्रवाद व फ्रांस की क्रांति। यदि ईश्वरीय शक्ति और इच्छा इन घटनाओं के मूल में न होती तो ये दोनों ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें निर्बल, दुर्बल, दबाई हुई व सताई जनता को अपना सिर ऊंचा करके सामाजिक राजनीतिक न्याय के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाने की इच्छा शक्ति, ढाल और साधना प्राप्त होता है। यह शक्ति काली की शक्ति का ही प्रभाव था जो वो अत्याचारी लोगों को विनाश करने वाली है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के मूल में भी ईश्वर है, वही आंदोलन का वास्तविक नेता है। अरविंदो है हीगल की विचारधारा को फॉलो करते हैं। किसको मानते हैं अरविंदो? हीगल की विचारधारा को। और पाश्चात्य सभ्यता के कारण भारत में व्यक्तिवाद, तार्किकता, स्वतंत्रता आई है कि काय के बाद पाश्चात्य सभ्यता के कारण भारत में व्यक्तिवाद,
तार्किकता और स्वतंत्रता आई है। ये अरबिंदो का कहना है। विश्व इतिहास के सिकंदर, सीजर, नेपोलियन आदि महापुरुष अचेतन रूप से देवीय योजनाओं के क्रियान्वित करने के साधन बने और अपने क्रियाकलापों द्वारा पार्थिव इतिहास में विश्व आत्मा की क्रमिक अभिव्यक्तियों के सार्थक बनाया। इस प्रकार श्री अरबिंदो की विचारधारा मानव संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास चक्रीय ढंग से होता है। उनका मानना था कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में भी व्यक्तिवाद का गुण आया और अपने साथ बुद्धि, तार्किकता तथा स्वतंत्रता का संदेश लाया। श्री अरबिंदो का कहना है कि मानव संस्कृतियाँ और सभ्यताओं का विकास चक्रीय ढंग से होता है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। अरबिंदो क्या कहते हैं कि मानव संस्कृतियाँ और सभ्यताओं का विकास चक्रीय ढंग से होता है, किंतु पूर्वी जगत में बौद्धिक युग लंबे समय तक नहीं चल सका और अंत तक परंपरागत आत्मनिष्ठावाद की ही विजय हुई, जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को सुलाती रही और उनका पालन पोषण करती रही। यह क्या है? आत्मनिष्ठावाद। श्री अरबिंदो द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध लेख भवानी मंदिर में राष्ट्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र क्या है लिखा गया है। यह हमारी मातृभूमि है, ये कोई भूखंड नहीं है। राष्ट्र वाग विलास नहीं है और न ही मन की कोरी कल्पना है। यह एक ऐसी महाशक्ति जो राष्ट्र का निर्माण करने वाली कोटि कोटि जनता की व्यक्तिगत शक्तियों का समष्टि रूप है। राष्ट्र क्या है? क्या कहते हैं अरबिंदो? कोटि कोटि जनता की व्यक्तिगत शक्तियों का समष्टि रूप है राष्ट्र। भवानी मंदिर नाम से लेख श्री अरबिंदो ने लिखा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्र के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता। श्री अरबिंदो को धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयता को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया और यह घोषणा की कि भारत पराधीनता की जंजीरों से तब तक विमुख नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक भारतीयवासी राष्ट्रता की सच्ची भावना से ओतप्रोत नहीं हो जाता। 1893 में उन्होंने अपने एक लेख इंदु प्रकाश लेख भाषा में प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, यानी पुराने के बदले नए दीपक में उन्होंने लिखा है कि हमारा प्रथम तथा सबसे पवित्र कर्तव्य साधारण जनता का उत्थान करना व उसे ज्ञान देना। हमारे बीच में ऐसे महानुभाव हैं जिनकी कार्यप्रणाली गलत भले ही हो, किंतु उनमें निष्ठा तथा विचारों की शिष्टता है। धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है अरबिंदो को। क्या है? धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है अरबिंदो को। राष्ट्रवाद राष्ट्र में देवी एकता को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा है। और आगे हम देखते हैं आध्यात्मिक जो पढ़ा है उसका सार है इसमें। आध्यात्मिक नियतिवाद किसने दिया है सिद्धांत? अरबिंदो ने। यानी अध्यात्मवाद व भौतिकवाद का समन्वय ही आध्यात्मिक नियतिवाद है। अरबिंदो किसको फॉलो करते हैं? हीगल को। मानव संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का विकास चक्रीय ढंग से होता है। किसने कहा है? अरबिंदो ने। क्या कहा अरबिंदो ने? कि मानव संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का विकास चक्रीय ढंग से होता है अरबिंदो ने। ठीक है। अरबिंदो का जो जन्म है कब हुआ? 1872 में। मृत्यु कब हुई? 1950 में। ठीक है, ये है। और आपका महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। ठीक है। केवल आपको क्या करना है? महात्मा गांधी का जो जन्म है उसमें अगर आप 3 जोड़ देंगे तो अरबिंदो का जन्म निकल आएगा। भूलने के लिए है आपको। महात्मा गांधी का 1869 में, इसमें अगर आपने 3 जोड़ दिया तो 1872 में निकल आएगा। किनका जन्म? आपका अरबिंदो का। उनकी मृत्यु में अगर आपने 2 जोड़ दिया महात्मा गांधी के तो उनकी अरबिंदो की मृत्यु निकल आएगी। ठीक है। अरबिंदो का दर्शन शास्त्र अध्यात्मवाद व भौतिकवाद का समन्वय है। भारतीय व पाश्चात्य विचारधारा का समन्वय है। यह सब अरबिंदो की पुस्तकें हैं। द ह्यूमन साइकिल 1949, मानव चक्र, द लाइफ डिवाइन 1919, सावित्री 1940। ये बहुत ज़्यादा पुस्तकें आती हैं, इसलिए 3 हमने थोड़ा सा ऊपर दे दिए। द लाइफ डिवाइन, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल। द लाइफ डिवाइन 1919, सावित्री 1940, द ह्यूमन साइकिल है 1949। ठीक है। अरविंद राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा के पर ज़्यादा बल देते हैं अरविंदो। चलिए दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण है, आपका जो आपके ये सामाजिक विचारक है
आपके अरविंद घोष, इनके बारे में जानकारी दी गई। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। ये पूरा चैप्टर आपका यूपी पीजीटी में है, अन्य कई परीक्षाओं में अरविंद घोष हैं तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अरविंद घोष के बाद अगला वीडियो हम भगवान दास के बारे में बनाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी में शामिल है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोग पूरा देखेंगे समझेंगे, तभी आधा अधूरा ज्ञान भी बेकार रहता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देखा बंद कर दिए नहीं, उसको पूरा देखिए तो काफ़ी कुछ नॉलेज ज्ञान बढ़ेगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।